गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास 10th के रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोगों ने पिछले 9 लेक्चरों में या 9 लेक्चर हो गए थे लगता है। तो पिछले 9 लेक्चरों में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर संबंधित जो भी परिभाषाएं थी, डिफिनीशन थी, डिफिनीशन रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। जिसमें हम लोगों ने डिस्कस करा था कि व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, अपर्चर ऑफ मिरर, ये सब हम लोगों ने पिछले वाले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। और हमने पिछले वाले लेक्चर में आपको ये बताया भी था कि हम लोग अगला लेक्चर क्या स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो सब लोग बच्चे हेडिंग डाल लीजिए, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब अच्छा, ये दो के लिए पढ़ेंगे हम लोग, दोनों के लिए, कॉनकेव मिरर के लिए भी पढ़ेंगे और कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फॉर कॉनकेव मिरर, फॉर कॉनकेव मिरर, ये फर्स्ट नंबर है हम लोगों की। रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर कॉनकेव मिरर के लिए पढ़ेंगे आज हम लोग, कॉनकेव मिरर के लिए। और कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी आज ही हम डिस्कस कर लेंगे हम लोग। तो मतलब क्या हुआ, अवतल दर्पण के लिए, किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए मुख्य फोकस या फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध, अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो आओ हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमें डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। तो देखो डायग्राम बनाते हैं हम लोग। तो सबसे पहले एक हम लोग कॉनकेव मिरर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, कॉनकेव मिरर ले लो एक सबसे पहले। तो कॉनकेव मिरर की परिभाषा क्या होती है, कॉनकेव मिरर वह मिरर होता है, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ होता है, अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर कहलाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होती है। प्रिंसिपल एक्सिस में जहाँ पे ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, उसके मिड पॉइंट को हम लोग पोल बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। ध्रुव के आगे फोकस होता है और फोकस के आगे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, जिसे सी बोलते हैं, वक्रता केंद्र। ये फोकस, ये ध्रुव। ठीक, इस दर्पण का हमने नाम दे दिया एम डैश। ठीक, तो यदि कोई किरण, कोई रे ऑफ लाइट अगर मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, अगर समांतर नहीं बनी है तो लाओ समांतर ही बना देते हैं इसको। यदि कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, तो वह कहाँ से पास होती है, फोकस से। कहाँ से पास होती है, फोकस से ऐसे निकल जाती है। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। गाने गुनगुनाते रहा करो, भजन को गुनगुनाया करो, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ ईश्वर का होना भी बहुत आवश्यक है। क्योंकि हम लोग सुबह सुबह प्रार्थना करते हैं, माँ सरस्वती की पूजा करते हैं,
आराधना करते हैं हम लोग माँ सरस्वती की। तो देखो यहाँ पर कोई पैरेलल ले आई और वो कहाँ से पास हो गई, फोकस से पास हो गई। ये तो हम लोगों ने फोकस की डिफिनीशन में पढ़ रखा है कि जो किरण, जो प्रकाश किरण मुख अक्ष के समांतर आएगी वह फोकस से 100% पास होगी, सदैव पास होगी। तो हम लोगों ने इसका नॉर्मल बना दिए, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता हुआ इसका क्या खींच दे, नॉर्मल बना दे। क्या बना दे, नॉर्मल, क्योंकि यदि यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है तो इसमें नॉर्मल भी बनेगा, रिफ्लेक्शन होगा तो क्या बनेगा, नॉर्मल बनेगा। मेरी जिंदगी की तरह ये माइक का तार भी उलझ गया है। तो ये हमने बना दिया। इतना आया कि नहीं आया डायग्राम? डायग्राम में किसी कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। अब देखो, अच्छा नाम दे दो कुछ इसका, ये नाम दे दो ए, इस पॉइंट का नाम दे दो बी, ठीक, बाकी सबका तो हमें लगता है नाम है, ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो स्टार्ट करते हैं। देखो एंगल देखो ए बी सी, ये वाला एंगल देखो ए बी सी, तो ये क्या होगा, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, ये वाला, ये बराबर होगा हमारा इज इक्वल टू एंगल, एंगल सी, सॉरी एंगल पहले तो बनाओ, एंगल सी बी एफ, एंगल ए बी सी किसके बराबर होगा, एंगल सी बी एफ, मतलब इस वाले एंगल के बराबर होगा। होता भी है कैसे, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन का दूसरा नियम। परावर्तन का दूसरा नियम क्या कहता है, अभिलंब तथा आपतित किरण के मध्य बने कोण तथा अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य बने कोण का मान सदैव बराबर होता है। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ये हम लोगों ने पढ़ रखा है, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमारा रिफ्लेक्शन का सेकेंड लॉ कहता है। तो हम एंगल ए बी सी, एंगल सी बी एफ, इसका मतलब क्या हो गया, एंगल आई इज इक्वल टू द एंगल आर। किसी को कोई समस्या हो तो बताए इसमें। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1, कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा अब देखो एक चीज तुमको यहां पे बता दें, अल्टरनेट एंगल क्या होता है। जैसे दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन है और उनको एक कोई तिरछी लाइन, कोई तिरछी लाइन, इंक्लाइन लाइन काट दे ऐसे करके, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। मतलब कुल मिला के इसको ऐसे कहते हैं ओवरऑल कि जेड बन जाए, क्या बन जाए, जेड बन जाए, जेड बन जाए। तो जेड में ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है, ये होता है इसका मतलब। ये दोनों अल्टरनेट एंगल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अल्टरनेट एंगल। तुम लोगों ने पढ़ भी रखा होगा, 9th की मैथ में शायद पढ़ाया गया हो, व्हाट इज अल्टरनेट एंगल, करेस्पॉन्ड एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये सब आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। मैथ का टॉपिक है वैसे तो ये, तो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। तो वैसे ही देखो यहाँ पर ये देखो जेड बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो देखो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, क्योंकि ये है अल्टरनेट एंगल। क्या है, अल्टरनेट एंगल। तो हम कह सकते हैं एंगल ए बी सी इज इक्वल टू द एंगल बी सी एफ, बी सी एफ, ये इसके बराबर होगा। और क्यों बराबर होगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल। एकांतर कोण, एकांतर कोण की वजह से ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताए, इतने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब देखो 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 इसे इक्वेशन नंबर सेकंड कह दो, इसे इक्वेशन नंबर क्या कह दो, सेकंड नाम दे दो, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे दो। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व 2 से देखो इन दोनों के LHS बराबर है,
तो क्या RHS इक्वल नहीं हो जाएंगे? अगर समीकरण 1 व 2 के LHS इक्वल है तो RHS इक्वल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? एक मिनट देख ले, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। तो यदि LHS इक्वल है तो फिर RHS इक्वल हो जाएंगे। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं एंगल CBF इज इक्वल टू द एंगल BCF। किसी को कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहां से एक बात आ गई कि एंगल CBF देखो क्या है, CBF मतलब ये वाला एंगल, और BCF मतलब ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। अगर ये आपस में इक्वल है और ये आपस में इक्वल है तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। ऐसे समझो, ऐसे यदि x y के बराबर है और y z के बराबर है, यदि x y के बराबर है और y z के बराबर है तो फिर x भी z के बराबर होगा। यदि x y के बराबर है और y z के बराबर है तो फिर x z के बराबर होगा। कैसे? मान लो इन दोनों की एक साइड इक्वल है तो फिर दूसरी साइड भी इक्वल होगी। जैसे राम की उम्र मान लो 15 साल है, राम की एज 15 साल है, श्याम की एज भी 15 साल है, राम और श्याम की एज बराबर है, और हमने कह दिया श्याम की एज मोहन की एज के बराबर है, श्याम की एज मोहन की एज के बराबर, मतलब श्याम की थी राम के बराबर, तो राम की थी 15 तो श्याम की भी होगी 15, और यदि श्याम की 15 तो मोहन की भी 15, अगर मोहन की 15 तो राम की 15, मोहन की 15 तो फिर राम की भी 15 थी, तो राम की उम्र से किसकी उम्र आ गई? मोहन की उम्र आ गई। ऐसे होता है। ये सब तुम लोगों ने क्वेश्चन पढ़े होंगे एज वाले, अगर नहीं पढ़े होंगे तो क्लास 10th में आएंगे, पढ़ना पड़ेगा मैथ में। तो यहां से हम कह सकते हैं ये दोनों एंगल बराबर होंगे, अब तुमने एक क्लास 10th में पढ़ रखी होगी थ्योरम, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर है तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती है। देखो ऐसे देखो बच्चा, तुमको हम दिखा देते हैं, फीलिंग लो, फीलिंग। मान लो ये 60 डिग्री है और ये कितना है 60 डिग्री, तो ये भी कितना होगा 60 डिग्री। तो इसे हम लोग पढ़ते थे इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या बोलते थे? इक्विलेटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज बोला करते थे, क्योंकि सभी 60 हैं, तो सबके 60 के सामने वाली भुजा मान लो x, फिर ये 60 के सामने वाली x, तो ये भी मान लो x, तो ये तीनों भुजाएं आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। इसी वजह से इसको बोलते थे इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब मान लो कोई दूसरा ट्रायंगल बना दें, ये मान ले हैं 55 डिग्री और ये भी है 55 डिग्री 55, तो यदि ये 55 है तो इसके सामने वाली भुजा ये x और इसके सामने वाली भुजा ये x, ये दोनों आपस में बराबर होंगी। मतलब अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं, तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं, ये याद कर रखो। तो आप देखो यही बिल्कुल बात देखो, ये देखो त्रिभुज देखो BCF, इसमें देखो दो कोण बराबर हैं तो इनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होंगी, तो सम्मुख भुजाएं बराबर कर दो। तो देखो एंगल ये B एंगल के सामने वाली कौन सी है? CF, और एंगल C के बराबर वाली कौन है? BF, कौन सी है? BF या FB। ये दोनों आपस में भुजाएं बराबर होंगी और जरूर होंगी। इतना आया कि नहीं आया? इतने में किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहां पर एक बात कही जाती है, इफ द अपर्चर ऑफ मिरर इज वेरी स्मॉल, इफ अपर्चर ऑफ मिरर इज वेरी स्मॉल, यदि दर्पण का द्वारक बहुत ज्यादा छोटा हो। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? दर्पण की द्वारक की तुमको हम परिभाषा बता चुके हैं। क्या होता है दर्पण का द्वारक? दर्पण का द्वारक क्या होता है? इधर देखो, साइड में देखो,
मान लो ये कोई मिरर है, ये क्या है, कोई स्फेरिकल मिरर है, तो इसकी पेरीफेरी का डायामीटर, इसकी पेरीफेरी का डायामीटर ही हमारा क्या कहलाता था, अपर्चर ऑफ मिरर। पेरीफेरी का डायामीटर ही क्या कहलाता था, अपर्चर ऑफ मिरर। मतलब देखो ये तो कॉनकेव के लिए हो गया, कॉन्वेक्स के लिए भी बता देते हैं तुमको। ये किसी स्फेरिकल मिरर के पेरीफेरी का डायामीटर, पेरीफेरी जो परिधि है, जो परिमित है, उसका डायामीटर ही क्या कहलाता था, अपर्चर ऑफ मिरर, अपर्चर ऑफ मिरर। ये हमने तुमको बताया था, कल की डेफिनेशन देखना, लास्ट में हमने इसी की डेफिनेशन अपर्चर ऑफ मिरर ही बताया था। तो अब कहा अपर्चर बहुत छोटा हो, अपर्चर बहुत छोटा हो, तो अपर्चर कब बहुत छोटा होगा, जब तुम्हारा स्फेरिकल मिरर इतना छोटा हो और ये इतना छोटा हो, तो बहुत ज्यादा छोटा होगा कि नहीं होगा अपर्चर। अरे यार इतना बड़ा हो, उस जब स्फेरिकल मिरर इतना छोटा होगा तो उसका अपर्चर भी क्या होगा, बहुत ज्यादा छोटा होगा। ये बात समझो मेरी। इफ द अपर्चर ऑफ मिरर इज वेरी स्मॉल, अपर्चर तो तभी द्वार मतलब देखो, द्वारक का मतलब गेट, द्वारक का मतलब गेट, ये देखो अंदर घुसने वाला गेट, भाई यहां से लेकर के इतने से ही तो रे घुसती है अंदर, आएंगे अंदर। तो जब गेट बहुत ज्यादा छोटा हो, गेट बहुत ज्यादा छोटा हो, मतलब अपर्चर बहुत ज्यादा छोटा हो, अपर्चर यदि छोटा होगा तो देखो मेरी बात को सुनो, अपर्चर यदि बहुत ज्यादा छोटा होगा तो क्या तुम बता सकते हो ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट से ज्यादा दूर होगा कि नहीं होगा। देखो 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 देखो, अपर्चर यदि बहुत ज्यादा छोटा होगा तो लगभग यहाँ वाला बिंदु यहाँ वाले बिंदु के लगभग बराबर होगा, लगभग क्या होगा, बराबर होगा। यदि अपर्चर बहुत ज्यादा स्मॉल होगा तो लगभग जो दो बिंदु बिल्कुल पास के जो दो बिंदु होंगे उनकी दूरियों में ज्यादा अंतर नहीं आएगा यदि अपर्चर बहुत ज्यादा स्मॉल होगा। देखो बिल्कुल जैसे बिल्कुल ये अपर्चर स्मॉल है तो ये वाला बिंदु ये वाले बिंदु के लगभग बिल्कुल पास में, इनकी दूरियां यदि यहाँ से कह लो ऐसे नापी जाए, ऐसे नापी जाए, तो ये दूरियां में ज्यादा अंतर नहीं आएगा, इन दोनों दूरियों में ज्यादा अंतर नहीं आएगा। तो बस इसी बात को हम लोग ध्यान रखते हुए, यदि अपर्चर बहुत ज्यादा छोटा हो तो बी पॉइंट जो होगा बहुत ज्यादा पी पॉइंट के पास में आ जाएगा, बी पॉइंट पी पॉइंट के बहुत ज्यादा पास में आ जाएगा। भाई जब अपर्चर बहुत छोटा होगा, गेट बहुत ज्यादा छोटा होगा, तो लगभग बी बिंदु पी बिंदु के पास में आ जाएगा, बी बिंदु पी बिंदु के पास में आ जाएगा। तो यहां से हम कह सकते हैं इस बात में कि जो एफ बी होगी, मान लो यहां पर आ गया, तो जो एफ बी होगी वो लगभग एफ पी के बराबर होगी, जो एफ बी होगी वो लगभग एफ पी के बराबर होगी। यहां से हम लोग ये बात कह सकते हैं। यदि अपर्चर बहुत ज्यादा छोटा होगा तो लगभग बी बिंदु यहां पर आ जाएगा, बी बिंदु यहां पर आ जाएगा। अब बी बिंदु से अब ये दूरी मिलाओगे तो लगभग ये दोनों दूरियां आपस में कैसी होंगी, बराबर होंगी, लगभग बराबर होंगी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बिल्कुल बराबर हो जाएंगी, हम कह रहे हैं अप्रॉक्स, हम क्या कह रहे हैं, अप्रॉक्स ये दोनों डिस्टेंस क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी, आपस में इक्वल होंगी। इतना आया कि नहीं आया, इतने में किसी कोई बच्चे को दिक्कत हो तो बता ले, हमसे पूछ ले, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। इफ द अपर्चर ऑफ मिरर इज वेरी स्मॉल, स्फेरिकल मिरर इज वेरी स्मॉल, तो मतलब अपर्चर बहुत ज्यादा छोटा है, उसका द्वारक बहुत ज्यादा छोटा है, तो जो लगभग ध्रुव होगा वो इस वाले बिंदु के बहुत ज्यादा पास में होगा। तब भाई जब ऐसे समझो यार, जब द्वारक क्या होगा, बहुत ज्यादा छोटा होगा, है, तो आप देखो, आप बनाओ प्रिंसिपल एक्सिस बनाओ, यहाँ पर ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये तुम्हारी क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये हो गया ध्रुव, ये हो गया फोकस, ये हो गया सी, ये हो गया सी। अब तुम्हारी पैरेलल किरण आई, ऐसे आई, मान लो ये पैरेलल किरण आई, तो देखो ये बी बिंदु पे मान लो आके टकराई, इसे नाम दे दो ए, इसे नाम दे दो बी, ये बी बिंदु पे आई, यहां से ऐसे करके फोकस से निकल गई, फोकस से निकल गई, फोकस से निकल गई, तो लगभग ये जो एफ बी होगा वो एफ पी के बराबर होगा कि नहीं होगा, लगभग ये दोनों दूरियां कैसी होंगी, बराबर। दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा है, वहां से दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। तो देखो देखो ये लगभग जो एफ बी दूरी होगी वो लगभग एफ पी दूरी के, पर देखो तुमको दिख भी नहीं रहा, इतना ज्यादा छोटा है। तो देखो जब अपर्चर बहुत ज्यादा छोटा होगा तो एफ बी एफ पी के बराबर, ये इसका विजुअलाइजेशन है। बताओ अब आया कि नहीं आया, अब भी कोई कंफ्यूजन हो तो हम और भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप कमेंट में हमसे पूछो तो हम बिल्कुल एनर्जेटिक तरीके से आपको बताने के लिए
तैयार है, बैठे एकदम बिल्कुल, ये गोली तैयार है मेरी बताने का, दूसरा तरीका बताने के लिए बिल्कुल एकदम तैयार, बिल्कुल धुम धन से छुटा दो। तो ये तो एफ पी के क्या होगी, बराबर होगी, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी किसी बच्चे को। तो जहां पे ये बी एफ या एफ बी लिखा है इसकी जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, एफ पी लिख सकते हैं। तो हम यहां से कह सकते हैं जो सी एफ होगा वो हमारा एफ पी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, एफ पी कह दो या पी एफ कह दो, कोई दिक्कत नहीं होती, बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा, इन दोनों इक्वेशन से होगा, किसी कोई दिक्कत तकलीफ। हमने क्या एफ बी की जगह या बी एफ की जगह हमने एफ पी लिख दिया। क्या लिख दिया, एफ पी, क्योंकि ये दोनों लगभग लगभग बराबर है तो हमने लिख दिया एफ पी। क्या लिख दिया, एफ पी। अब एक बात बताओ, क्या जैसे ये सी एफ है, क्या है सी एफ, सी एफ को हम पी सी बटे में 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। हमने बताया था जो फोकस दूरी होती है, जो क्या होती है, फोकस दूरी, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है। तो हम सी एफ को पीसी बटे में 2 लिख सकते हैं, सी एफ को हम लिख सकते हैं पीसी बटे में 2 और इसको हम लिख सकते हैं पी एफ। क्या लिख सकते हैं, पी एफ। किसी को कोई इतने में दिक्कत नहीं होगी। देखो सी एफ को हम लिख सकते हैं पीसी बटे में 2, तो पीसी बटे में 2 लिखोगे तो यही तो आएगा सी एफ, आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा अब एक बात बताओ, पीसी क्या होता है, पीसी तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, आर क्या होती है, आर। हम ये तोड़ भी क्यों रहे हैं, अभी हम बता रहे हैं क्यों हम तोड़ रहे हैं, बताते हैं अभी। अब पीएफ क्या होता है, एफ फोकस लेंथ, ध्रुव से लेकर के फोकस, मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। तो ये होता है हमारा स्मॉल का एफ, स्मॉल का एफ, यही हमारा फार्मूला होता है, एफ इजिकल टू आर अपॉन में 2 या R इजिकल टू में 2f। ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में क्या होता है, रिलेशन होता है। देखो क्यों हम करें, हमने तुमको लगता है बताया होगा पिछली क्लासों में या नहीं बताया होगा, तो अब समझ लो हम बता रहे हैं कि जो भी मिरर में दूरियां नापी जाती हैं, जो भी स्फेरिकल मिरर से दूरियां नापी जाती हैं वो सदैव ध्रुव से नापी जाती हैं, दर्पण के ध्रुव से मेजर करी जाती हैं। जो भी दूरियां नापी जाती हैं वो कहां से नापी जाती हैं, दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं सदैव। इस बात को चाहना तो कहीं पॉइंट बना के लिख लो कि द डिस्टेंसेस always measure from pole of spherical mirror। ये तुम लोग कई पॉइंट बना के लिख लेना इसको कि जो भी दूरियां होती हैं स्फेरिकल मिरर में वो सदैव कहां से नापी जाती है, दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं। अब दिख ही नहीं रहा है, दर्पण के ध्रुव से नापी जाती है। इस देखो इस पॉइंट को हम कहीं और लिख देते हैं। चलो इतना पहले नोट कर लो, इतने का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, फिर हम लोग इस पॉइंट को कहीं और लिखे देते हैं। देखो इतने को हम हटाते हैं दोबारा से। यहां पे लिख देते हैं पॉइंट, द डिस्टेंसेस इन स्फेरिकल मिरर is always measure from pole of spherical mirror। मतलब जितनी भी दूरियां होती हैं वो सारे स्फेरिकल मिरर के ध्रुव से नापी जाती है। कहां से नापी जाती है, स्फेरिकल मिरर के ध्रुव से नापी जाती है। इस पॉइंट को कहीं पे लिख लेना, बस ये कंप्लीट हो गई तुम्हारी डेरिवेशन। ये डेरिवेशन कंप्लीट हो गई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप सब लोग, फिर अगली डेरिवेशन कराते हैं।
अब हम लोग पढ़ेंगे सेकंड डेरिवेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर के लिए। किसके लिए पढ़ेंगे? कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर कॉन्वेक्स मिरर, मतलब अवतल दर्पण के लिए, सॉरी उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध पढ़ेंगे। अब हम लोग उत्तल दर्पण के लिए, अभी अवतल दर्पण के लिए हम लोगों ने पढ़ लिया, अब किसके लिए पढ़ेंगे? उत्तल दर्पण के लिए पढ़ेंगे। अगली हेडिंग डालना। तो अब देखो फिर से इसके लिए डायग्राम बनेगा। अब क्या बनेगा? उत्तल दर्पण। तो देखो उत्तल दर्पण क्या होता है? उत्तल दर्पण वह दर्पण होता है, उत्तल दर्पण वह गोलीय दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है, दैट टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface curved outward, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ कर्व होती है, कर्व्ड आउटवर्ड, दैट टाइप ऑफ मिरर, स्फेरिकल मिरर इज नोन एज कॉन्वेक्स मिरर। तो देखो अब कोई लाइट रे आई और वो क्या हुई? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली आई। ये हमारा पोल होता है, ये हमारा फोकस होता है और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो जब ये पोल है तो ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारी क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। तो पोल के जब प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर कोई किरण आई तो वो क्या होती है? फोकस से पास होती है। कहाँ से पास होती है? फोकस से पास होती है। लेकिन यहां तो ऐसे आई, टकराई और कहां चली गई? ऐसे चली गई। ये इसमें तो नियम नहीं लग रहा है, पर रूल इज रूल। अच्छा, तो इसमें वो नियम नहीं लग रहा है तो हम कैसे करेंगे इसका? तो यहां पर हम क्या करेंगे? जबरदस्ती पीछे बढ़ाएंगे, पीछे क्या करेंगे? बढ़ाएंगे पीछे की तरफ ऐसे। और जो काम जबरदस्ती किया जाता है वह काल्पनिक होता है। कैसा होता है? यहां पर काल्पनिक होता है। यहां पर कैसा होता है? काल्पनिक। मतलब ये हमने वाकई में नहीं हो रहा है, ये हमने विजुलाइजेशन से हमने देखा, ये वास्तविक रूप से नहीं होता है, ये हम लोग देख रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, ये हम लोगों ने काम करा। अब क्या करा हमने? अब इसका वो बनाओ, अभिलंब, नॉर्मल जिसे बोलते हैं हम लोग, जो कहां से पास होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा। जो कहां से पास होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर रहा, ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इधर वाले अगर दर्पण के पीछे का जो भी काम है वो सारा का सारा हमारा इमेजिनरी होगा, आभासी होगा, ये कोई भी काम वास्तविक नहीं होता। वैसे भी उत्तल दर्पण में सब काम कैसा होगा? आभासी होगा, तो ये आई, ये हमारा अभिलंब हो गया, जो हमारा कहाँ से पास हो रहा है? वक्रता केंद्र से, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है। ये हमारा ध्रुव होता है, ये हमारी फोकस होती है। यदि कोई पैरेलल ले आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो वह सदैव कहाँ से जाएगी? मुख्य फोकस से जाती है, प्रिंसिपल फोकस से जाती है। ये रूल होता है। ये क्या होता है? रूल। इसको कोई नहीं मिटा सकता। रूल इज रूल। ये कहीं कभी भी नहीं बदलेगा कि नहीं शायद बगल से थोड़ी सी पास हो गए, शायद इधर से पास हो जाए, ऐसा नहीं। वो अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आ रही है तो वह सदैव मुख्य फोकस से जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से जाएगी। इफ एनी light of ray comes parallel to the principal axis, then it always passes from the principal focus. Rule is rule. तो ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये हमारी क्या है? इंसिडेंट रे। और ये हमारा नॉर्मल है, ये हमारा क्या है? नॉर्मल। चाहो तो इसको भी डॉटेड बना दो, कंफ्यूजन ना होना।
क्योंकि ये भी इमेजिनरी प्लेन होता है। कैसा होता है? that imaginary plane which is passes through the incident point, that imaginary plane which is passes through the incident point, वह काल्पनिक लंबवत तल जो कि आपतन बिंदु से पास होता है, गुजरता है, उसे हम लोग अभिलंब कहते हैं। और अभिलंब और आपतित किरण के बीच इंसिडेंट रे और नॉर्मल के मध्य बनने वाला कोण इंसिडेंट एंगल तथा रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के मध्य बनने वाला कोण एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन एंगल कहलाता है। तो यहां से हम अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, हम लोग कह सकते हैं वी नो दैट एंगल आई इज इक्वल टू द एंगल आर। मतलब इसका नाम दे दो कुछ ए, इस बिंदु का नाम दे दो बी, ये हमने मान लिया स्फेरिकल मिरर एम डैश है, इस बिंदु का नाम दे दो सी, इस बिंदु का नाम दे दो सी। तो हम लोग ये कह सकते हैं, और इसका नाम दे दो एम, इसका नाम दे दो एम। तो एंगल ए बी एम इज इक्वल टू द एंगल सी बी एम। मतलब ये एंगल आई इज इक्वल टू द एंगल आर, इज इक्वल टू द एंगल आर। ये हम लोग जानते हैं ए बी एम इज इक्वल टू द सी बी एम, एंगल आई इज इक्वल टू द एंगल आर। ये हम लोग जानते हैं सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इज इक्वल टू द एंगल आर। बताओ इतने में किसी कोई दिक्कत? इसे हम लोग नाम देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। किसी को कोई इतने में दिक्कत नहीं होगी। अब देखो एक चीज और दिखाते हैं तुमको। देखो इसको हमने क्या करा था, ये जो ये ऐसे हमने दिया था इसको, और ये रे ऐसे जाई गई, चली गई कि नहीं चली गई? तो हम एक चीज कह सकते हैं यहां से हम लोग एक बात कह सकते हैं, एंगल सी बी एम इज इक्वल टू द एंगल सी बी एफ, एंगल सी बी एफ। क्यों कह सकते हैं हम ये बात? हम क्यों कह सकते हैं? इसे क्वेश्चन नंबर सेकंड कह दो, इसे क्वेश्चन नंबर क्या कह दो? सेकंड कह दो। ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये क्या है? वर्टिकल। देखो 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 देखो, ये एक ऐसे डॉटेड वाली लाइन नॉर्मल वाली, और ये आई ऐसे। तो देखो ये दोनों आपस में जहां पर कट करें उसके आमने सामने के कोणों को हम लोग कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या कहते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। और जे आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द ईच अदर, इक्वल टू द ईच अदर। तो ये आपस में क्यों बराबर है? हम लिख सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। क्या कह सकते हैं? शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखो मतलब ये वाला एंगल आर होगा, ये वाला एंगल क्या होगा? आर होगा, ये वाला एंगल क्या होगा? आर होगा। अच्छा एक तुमको बात दिखाते हैं, ये इसको हमने मान लिया ऐसे करके आगे बढ़ रही है, ये रे ऐसे करके डॉट 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 हमने मान लिया ये आगे की तरफ जा रही, ऐसे 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 हमने मान लिया ये आगे की तरफ जा रही। तो देखो तुम एक मिनट देखो ये। अच्छा तुम लोग को एक बात पता है, करेस्पॉन्ड एंगल, संगत एंगल, संगत कोण। देखो संगत कोण क्या होता है? बिल्कुल वही, दो पैरेलल लाइन है और ये एक स्लैंट, ये तिरछी लाइन कहते हैं, स्लैंट लाइन। तो एक बाहर वाला और एक अंदर वाला, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला, एक बाहर वाला तो एक अंदर वाला कोण आपस में बराबर होगा। आपस में क्या होगा? बराबर। इसे बोलते हैं करेस्पॉन्डिंग, एक बाहर तो एक अंदर है। जैसे ये वाला अंदर तो फिर ये वाला बाहर, ये दोनों कोण जैसे ये मान लो x है तो ये भी क्या होगा? x। ये यदि y है तो ये भी क्या होगा? y। इसे बोलते हैं करेस्पॉन्ड एंगल, संगत कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संगत कोण। ये दोनों आपस में बराबर होंगे, आपस में बराबर होते हैं। तो देखो तो यदि ये एंगल आई है, ये एंगल क्या है? आई, तो फिर ये एंगल भी हमारा क्या होगा? आई। कैसे कैसे? देखो 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 दिखाते हैं। ये हमने मान लिया ऐसे लाइन है, ये कैसे लाइन? ऐसे लाइन। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस वाली, ये हमने ऐसे मान ली। अब ये एक ऐसे तिरछी लाइन काट रही,
ये ऐसे वक्रता केंद्र वाली, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या होगा बराबर, एक बाहर वाला तो फिर एक अंदर वाला, एक बाहर वाला तो यदि ये होगा तो फिर ये वाला बराबर होगा ये वाला, ऐसे होता है। यदि एक बाहर वाला तो दूसरा अंदर वाला, तो ये इसका एंगल आई क्या होगा बराबर होगा, एंगल आई क्या होगा, सॉरी ये वाला एंगल नहीं, सॉरी क्या कर रहे हैं, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल आई बराबर होगा, ये आई होगा, हाँ ये वाला होगा। देखो ऐसे लाइन कटी, ये हमारा आया, तो ये वाला होगा, तो फिर कौन सा वाला होगा, ये वाला, हाँ ये संगत कोण होगा, बाहर तो ये वाला अंदर, ऐसे बराबर होता है, इसे संगत कोण बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, संगत कोण, करेस्पॉन्ड एंगल जिसे बोलते हैं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं एंगल 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 ए बी एम इज इक्वल टू द एंगल एफ सी बी या बी सी एफ। इसे क्वेश्चन नंबर 3 कह दो, इसे क्वेश्चन नंबर क्या कह दो 3। और क्यों बराबर होंगे, तो कारण भी लिख दो उसका, करेस्पॉन्ड एंगल संगत कोण बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, संगत कोण बोलते हैं इसको। किसी को दिक्कत समस्या इतने में, तो अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से हम लोग कह सकते हैं, देखो तो समीकरण 1 व 3 को देखो, अगर इनके LHS बराबर है तो फिर इनके RHS भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हम यहाँ से कह सकते हैं एंगल CBM इज इक्वल टू द एंगल BCF, इक्वल टू द एंगल BCF। किसी को बताओ इतने में दिक्कत हो तो बताए, एंगल CBM इज इक्वल टू द एंगल BCF। मतलब देखो CBM देखो कहाँ पे है, एंगल CBM ये CBM M अच्छा M 2 बार दे दिया क्या, इस ये वाला M हटा दो, फिर ये वाला M हटा दो, इसको कुछ और नाम दे दो, इसका नाम दे दो DD डैश दे दो या SS डैश दे दो, स्पेरिकल मिरर तो S डैश, कौन सा CBM ये क्या हो गया, एंगल CBM। अच्छा दो C हो गए हैं, तभी हम कहें ये क्या हो गया, ये वाला CBM है, ये फिर C ना दो, इसका नाम फिर दो D पॉइंट दो इसका नाम, और यहाँ पे लिखो फिर DBM लिखो फिर यहाँ पर, क्योंकि C 2 बार हो जाएंगे बच्चों तो दिक्कत होगी, तो इसका नाम दे दो DBM। तो ठीक है, तो DBM, अब DBM वो वहाँ पर है, उससे कोई दिक्कत नहीं। एंगल तो इनके LHS बराबर हैं, LHS क्या है, फर्स्ट और थर्ड के बराबर है, तो RHS क्या होंगे बराबर, तो क्या होगा इधर DBM हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा DBM, हाँ ये DBM हो जाएगा। ठीक है बच्चा, किसी कोई दिक्कत हो तो बताओ। वो धोखे से C हमने देखा नहीं था पहले, तो उसका नाम D दे दिया, क्या नाम दे दिया DBM किसके बराबर होगा, BCF। देखो इनके LHS बराबर है तो इनके RHS भी क्या होंगे बराबर, DBM किसके बराबर होगा, BCF। तो DBM किसके बराबर है, BCF। अच्छा एक बात और देखो, एक बार और देखो, क्या देखो यहाँ पर भी D होगा, यहाँ पर भी क्या होगा D होगा, ये हमने दिखाया था ना, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल ये और ये, तो यहाँ DBM किसके बराबर होगा, FBC के, FB या BCF के होगा। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ से एक बात कह सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 से हम कह सकते हैं, देखो इक्वेशन नंबर, आप देखो इसका नाम दे दो 4th, इसका नाम क्या दे दो 4th इक्वेशन, क्या नाम दे दो 4th इक्वेशन। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ से हम कह सकते हैं, देखो LHS दोनों के बराबर है तो RHS दोनों के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहां से हम कह सकते हैं एंगल CBF इज इक्वल टू द एंगल BCF,
BCF। बताओ इधर दिख रहा है, एक मिनट देख ले, इधर लिखे देते हैं यही वाली बात। थोड़ा सा ऐसे बच्चों नेमिंग की प्रॉब्लम हो गई थी, उसके लिए अभी दोबारा से हम एक्सप्लेन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई इशू नहीं होगा। एंगल CBF इज इक्वल टू द एंगल BCF, क्योंकि हम तो समझाने के लिए बैठे ही हैं। तो इक्वेशन सेकंड और फोर्थ में का LHS बराबर है तो RHS क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहां से हम लोग देखते हैं कौन कौन से एंगल बराबर हुए। एंगल CBF मतलब ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, BCF, ये दोनों आपस में एंगल बराबर हो गए, ये I और R ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं, इफ two angles are equal of any triangle then opposite side of that angle is also equal तो इनके अपोजिट साइड देखो, एंगल I की अपोजिट साइड क्या है, BF, क्या है, BF, और एंगल B के, और एंगल B की अपोजिट साइड क्या है, FC, क्या है, FC। अब यहां पर एक लाइन लिखो, इफ द अपर्चर ऑफ spherical mirror is very small, यदि दर्पण का द्वारक बहुत ज्यादा छोटा हो, यदि दर्पण का द्वारक बहुत ज्यादा छोटा होगा तो B पॉइंट लगभग P पॉइंट के बराबर होगा, पास में होगा, P पॉइंट के पास में होगा। तो हम यहां से कह सकते हैं BF is equal to the PF, अप्रोक्सीमेट बराबर होगा, बिल्कुल इक्वल बराबर नहीं होगा, अप्रोक्स। अभी तुमको बताया था थोड़ी देर पहले, विजुलाइज कराया था, यदि दर्पण का द्वारक बहुत ज्यादा छोटा हो तो क्या होगा, BF जो होगा वो PF के बराबर होगा, क्योंकि B बिंदु हमारा यहाँ कहीं आ जाएगा, इस जगह पे कहीं आ जाएगा, तो हमारा जो B बिंदु होगा वो P बिंदु के बराबर होगा। जैसे यहाँ से PF बनेगा, यहाँ से ये BF बनेगा, तो लगभग PF BF के बराबर होगा। इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो ये हो गया। अब हम क्या करें, अगर ये BF की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, PF लिख सकते हैं, BF की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, PF। तो PF इज इक्वल टू द FC, ये हम लोग कह सकते हैं, कि PF FC के बराबर होगा, PF हमारा FC के बराबर। तो PF क्या होता है, PF हमारा क्या होता है, PF होती है फोकल लेंथ, क्या होती है, फोकल लेंथ। ध्रुव से लेकर के, दर्पण के ध्रुव से लेकर के मुख्य फोकस तक की दूरी हमारी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। मतलब P से लेकर के F की दूरी हमारी क्या कहलाएगी, फोकल लेंथ, क्या कहलाएगी, फोकल लेंथ। और हम लोग लिख सकते हैं FC को लिख सकते हैं PC बटे में 2, क्योंकि अभी हमने पॉइंट लिखाया था, जो भी स्फेरिकल मिरर में हम लोग दूरियां नापेंगे, डिस्टेंसेस मेजर करेंगे, वो सदैव हम लोग दर्पण के ध्रुव से करते हैं, फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर। तो हम लोग FC को लिख सकते हैं PC अपॉन में 2। अब बताओ PC क्या होता है, PC होता है हमारा R, क्योंकि इसे हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये देखो हमारा फिर से वही फार्मूला आ गया, F इक्वल टू R अपॉन में 2, या R इक्वल टू में 2F, वही तो हम लोग बता रहे थे कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है वो पोल की 2 टाइम्स होती है, फोकस दूरी की 2 टाइम्स होती है, या फोकस दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, यही तो हम लोग उतनी देर से पढ़ते चले आ रहे हैं। बताओ किसी को कोई दिक्कत हो तो बताए, इस बात में किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बताए। देखो दोबारा से एक बार समझ लेते हैं। इसमें नेमिंग की कंफ्यूजन हो गई थी, ABD इसका नाम दे दिया हमने, M दे दिया, इसका नाम P है, इसका नाम F है, इसका नाम C है, ये तो हम लोगों को पता है। प्रिंसिपल एक्सिस में 3 बिंदु होते हैं, P, F और C, वो हम लोगों को पहले से पता है, P, F और C। तो यहाँ से हम कह सकते हैं बाय द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल I इज इक्वल टू द एंगल R, ये दोनों बराबर होगा ABM DBM के बराबर होगा, और सेकेंड
क्वेश्चन कह सकते हैं ये एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है, ये दोनों कैसे है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसे इक्वेशन नंबर हमने क्या कह दिया, सेकंड कह दिया। अब इक्वेशन नंबर थर्ड आई हमारी कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, क्योंकि ये है हमारे करस्पॉन्ड एंगल, जिसे हम लोग बोलते हैं संगत कोण। क्या बोलते हैं, संगत कोण। तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। अब हमने ले लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड, इन दोनों के एलएचएस बराबर हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, आरएचएस भी बराबर हो जाएगा, जिसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4। अब देखो इक्वेशन नंबर सेकंड और फोर्थ में एलएचएस बराबर हैं, तो इनके आरएचएस क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, जो हमने यहाँ पर दिख लिया। अब हमने पता है यदि कोई त्रिभुज है उसके दो कोण बराबर हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होंगी, अपोजिट साइड आर आल्सो इक्वल, तो हमने लिख दिया ये आल्सो इक्वल। अब हम लोग कह दिया कि यदि अपर्चर ऑफ मिरर इज वेरी स्मॉल, यदि दर्पण का दौरक बहुत ज्यादा छोटा हो, तो यदि अपर्चर बहुत ज्यादा छोटा होगा तो बी बिंदु लगभग पी बिंदु के पास में होगा, पी बिंदु के पास में होगा। जब बी एफ पी एफ के पास होगा तो ये हम लोग लिख सकते हैं बी एफ इज इक्वल टू द पी एफ अप्रॉक्सीमेट, तो हम लोग यहाँ बी एफ की जगह हम लोग पी एफ लिख सकते हैं, बी एफ की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी एफ बराबर में एफ सी, क्योंकि हम लोगों का मजबूरी है। क्यों मजबूरी है, क्योंकि जो भी दूरियां नापते हैं वो हम लोग सब कहां से नापते हैं, दर्पण के ध्रुव से। इस वजह से हम लोग पी के टर्म्स में बनाना चाहते हैं, अपनी सभी जो डिस्टेंसेज हैं उनको हम लोग पी के टर्म्स में रेजोल्यूशन करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं उनको। तो F बराबर में पी सी अपॉन में 2, क्योंकि हम एफ सी को लिख सकते हैं पी सी अपॉन में 2, पी सी होती है हमारी R, क्योंकि इसी को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। F बराबर में R/2 या R इक्वल टू में 2। ये हमारा बेटा कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी हो गया, और आज हम लोगों ने कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों मिरर के लिए आज हम लोगों ने एक साथ दोनों की प्रूविंग पढ़ ली। क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक था नहीं, तो हमने सोचा 2 वीडियो इसमें कौन बनाए, तो एक ही वीडियो में हम लोगों दोनों टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। आप लोग ये डेरिवेशन का पार्ट है, प्रूविंग का पार्ट है, तो आप इसको घर में क्या करें कि इसको मतलब पहले तो फेयर कॉपी में नोट करें, फिर उसके बाद एक दो बार इसकी डायग्राम की प्रैक्टिस करें, डायग्राम बना के प्रूविंग की प्रैक्टिस करें। ये आपके बोर्ड एग्जाम के बेसिस से काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि ये पूछा भी जाता है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। इस वजह से आप लोग इसको तैयार करें, इसका फेयर नोट्स बनाएं और बैक ना लगने दें। जितने भी लेक्चर हो चुके हैं अभी तक उनको कंप्लीट करें। ये आपका थोड़ा बड़ा लेक्चर है, इसलिए लगभग 50 मिनट का लेक्चर हो जाए, तो इस वजह से ये थोड़ा बड़ा लेक्चर रहेगा, तो आप इसको कंप्लीट करें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद माय डियर स्टूडेंट्स।